Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture we have discussed about your topic gantry girder. Okay, gantry girder के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, उसके डिज़ाइन स्टिपुलेशंस देखे थे कि उसकी डिज़ाइन प्रोसीजर कैसे होती है, उसके कुछ थियरीज देखी थी। लोडिंग की जो थियरी है, 2 व्हील लोड एंड 4 व्हील लोड, वो भी दिखी थी। ओके, तो क्रेन में कई बार क्या होता है कि गैंट्री गर्डर में 2 व्हीलर भी होता है और 4 व्हीलर भी होता है। ओके, यानी कि 4 व्हील वाला और 2 व्हील वाला, तो इसके हिसाब से उसका अलग लोडिंग होता है ना, और उसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो भी अलग बनता है। ओके, तो आज जो मैं है वो आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ रिगार्डिंग टू गैंट्री गर्डर। ओके, ये एग्जांपल में मतलब सारे स्टेप्स जो है वो कवर हो जाएंगे गैंट्री गर्डर के, और जो इसके बेस पे आप दूसरे भी अगर कोई दिया हुआ होगा एग्जांपल गैंट्री गर्डर का, तो आप कर सकोगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एग्जांपल से। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है आपका, डिज़ाइन अ गैंट्री गर्डर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा दिया हुआ होगा गैंट्री गर्डर को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि क्रेन कैपेसिटी इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, यानी कि उसमें जो क्रेन यूज़ हो रही है वो 200 किलो न्यूटन की है। स्पान ऑफ गैंट्री गर्डर जो है वो 7.5 मीटर का है। स्पान ऑफ क्रेन गर्डर जो है वो 15 मीटर का है। सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन गर्डर एक्सक्लूडिंग ट्रॉली 200 किलो न्यूटन। सेल्फ वेट ऑफ ट्रॉली यानी कि क्रैब का वेट जो है वो 40 किलो न्यूटन। एंड मिनिमम हुक अप्रोच जो है वो 1.2 मीटर है। ओके, तो हमें इतनी चीज़ें जो है वो दी गई है। साथ साथ में हमें ये भी कहा गया है कि व्हील बेस ऑफ क्रेन इज इक्वल टू 3.5 मीटर, यानी कि क्रेन के नीचे जो मतलब व्हील बेस होता है उसका वो 3.5 मीटर का है। सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन जो हमने डिज़ाइन किया है कि जिसके ऊपर ये ट्रॉली और क्रैब ये चलेगा, उसका जो सेल्फ वेट है रेल सेक्शन का वो 300 न्यूटन पर मीटर है। एंड टेक यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल। ओके, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील जो है वो हमें 250 मेगा पास्कल जितना लेना है। एज्यूम नो लेटरल रिस्ट्रेन अलॉन्ग द स्पान, यानी कि रिस्ट्रेन नहीं है, कोई भी जगह पे लेटरल रिस्ट्रेन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है अलॉन्ग द स्पान, वो हमें एज्यूम करना है। ओके, तो ऐसी जो थोड़ी बहुत मतलब जो डिटेल्स होगी वो आपको दी गई होगी, और उसके बेस पे आपको जो है वो डिज़ाइन करना रहेगा। तो आइए सबसे फर्स्ट मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ इसकी। सॉल्यूशन में जो है वो गैंट्री गर्डर की फिगर दिखाई हुई है कि एक गैंट्री गर्डर का जो कॉलम सेक्शन है वो यहाँ पे है, देखो, यानी 2 कॉलम है, और बीच में जो है वो ये रेल सेक्शन है। ओके, और यहाँ पे व्हील्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, उसमें व्हील्स लगाए हुए हैं दोनों साइड। ये व्हील है, ये आपका जो है वो गैंट्री गर्डर है, एंड ये जो है वो आपका क्रेन गर्डर है। ये आपका कैबिन है, एंड यो वो उसके बाजू में जो है वो आपका हुक अप्रोच है। ओके, क्रैब ट्रॉली जो है वो यहाँ पे है, ये दोनों को कंबाइन करके क्रैब ट्रॉली बनती है, कैबिन और हुक अप्रोच को। ओके, तो उसका जो ऊपर से प्लान होता है, ये एलिवेशन है और ये ऊपर से प्लान है। तो प्लान में ये जो गैंट्री गर्डर है वो ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आई सेक्शन दिखेगा चारों साइड, आई सेक्शन, और यहाँ पे जो 2 लाइन है मिडल में, वो आपकी क्रेन की मूवमेंट की लाइन से। ओके, देखो यहाँ से जो है वो जा रहा है 1.2 मीटर, क्रैब व्हील क्रेन गर्डर, दिस इज व्हील। ओके, तो ये प्लान और एलिवेशन के ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि कैसे 3D इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। ओके, तो जैसे 2 कॉलम्स के बीच में एक रेल हमने बिछाई हुई है, और वो पहले से तय किए गए रूट पर ही आपका जो मतलब गैंट्री गर्डर है वो मूवमेंट करता है। ओके, तो ये जो है वो फिगर में दिखाने का ट्राई किया है यहाँ पे। अब उसका जो फर्स्ट स्टेप है गैंट्री गर्डर डिज़ाइन करने का, वो है मैक्सिमम व्हील लोड। तो मैक्सिमम व्हील लोड के लिए पहले तो क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली करना पड़ेगा। तो क्रेन कैपेसिटी 200 है, एंड वेट ऑफ ट्रॉली यानी क्रैब जो है वो 40 है, दैट मीन्स 240 किलो न्यूटन। नाउ मिनिमम हुक अप्रोच इज इक्वल टू 1.2 मीटर, मिनिमम हुक का जो अप्रोच है वो 1.2 मीटर है। टोटल वेट ऑफ क्रेन गर्डर जो है, उसका जो टोटल वेट है क्रेन गर्डर का वो 200 किलो न्यूटन का है।
वेट ऑफ क्रेन गर्डर पर मीटर, यानी कि पर मीटर उसका जो वेट होता है वो 200 डिवाइड बाई 15 यानी कि 13.33 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, 13.33 किलो न्यूटन पर मीटर, ये है जो वेट ऑफ क्रेन पर मीटर है। ओके, देखो हमें 200 ऑलरेडी क्रेन कैपेसिटी दिया हुआ था। ओके, और पर मीटर यानी 15 मीटर था, तो 200 डिवाइड बाई 15 करोगे तो आपको 13.33 किलो न्यूटन पर मीटर का वेट मिल जाएगा पर मीटर। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे जो है वो कर दिया कि कैसे जो है वो होता है। जैसे कि ये देखो, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये मेरा बीच में यूडीएल है, और ये 240 किलो न्यूटन जो है वो एक लोड है 1.2 मीटर, जो फिगर में दिखाया है वैसे ही कि 1.2 पे क्या है कि हुक है। ओके, और ये एलसी जो है वो 15 मीटर है, यानी कि ये जो स्पान है वो 15 मीटर का है, और यूडीएल जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया वो 13.33 का है। तो ये अरेंजमेंट फॉर मैक्सिमम व्हील लोड था। नाउ टेकिंग मूवमेंट आउट एट सी, यानी यहाँ हम अगर सी के ऊपर मूवमेंट लेते हैं यहाँ, तो क्या होगा, आर डी इंटू 15 होगा यहाँ से, इज इक्वल टू 240 इंटू 1.2 प्लस 13.33 इंटू 15 इंटू 7.5। तो आर डी की वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगी 119.18 किलो न्यूटन। देयरफॉर आर सी इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस आर डी, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोडिंग है, अपवर्ड, बाकी सब डाउनवर्ड है, तो ये टोटल हो जाएगा 320.77 किलो न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम रिएक्शन। नाउ एट द एंड ऑफ द क्रेन गर्डर देयर आर 2 व्हील्स। देखो गर्डर के एंड पे जो मतलब 2 व्हील्स है यहाँ पे, तो लोड ऑन ईच व्हील इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाई 2। तो जो मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो हमारा 320.77 है, उसका डिवाइड बाय मैं अगर 2 करूँगा तो 160.40 निकल आएगा मेरा किलो न्यूटन। तो इंक्रीज दिस वेट बाय 25% फॉर इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट लोडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी लोडिंग मिला है उसे हमें 25% जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, और ऐसा जो है डिटेल हमें IS 875 पार्ट 2 क्लोज नंबर 6.1 पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है। देयरफॉर डिज़ाइन लोड ऑन ईच व्हील इज इक्वल टू 1.25 इंटू 160.40। अब देखो ये 1.25 क्या है, वो 25% जो हमने इम्पैक्ट लोडिंग के लिए जो मतलब दिया है, ज़्यादा परसेंटेज वेट ज़्यादा लिया है वो है। 25% को अगर आप सिंपल वैल्यू में एलोबरेट करोगे तो वो 1.25 हो जाएगा, एंड विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 160.40, यानी कि लोड ऑन ईच व्हील। तो लोड ऑन ईच व्हील इज इक्वल टू 200.50 किलो न्यूटन जितना बनता है। ओके, नाउ फैक्टर लोड, therefore factor load on each wheel is equal to 1.5 into 200.50। अगेन उसका हमने फैक्टर निकाल लिया तो वो हो जाएगा 300.75 किलो न्यूटन। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द गैंट्री गर्डर इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में हमें जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है निकालनी है, और वो जो होगा वो इन वर्टिकल प्लेन होगा। ओके, तो पहला फिगर यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, 2 व्हील्स है इसीलिए यहाँ पे लगा दिए हैं 1.75 1.75 1.75 का हाफ हाफ जो होगा ये होगा 0.875 यहाँ पे 300.75 300.75, और ये जो होगा वो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ओके, ये जो है वो बी जो है वो व्हील बेस है। तो ऐसे जो है वो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन गैंट्री गर्डर की फिगर बना सकते हैं। नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर बिलो व्हील लोड ए। ओके, ए के नीचे होगा when the center of span C is at equal distance from the wheel load and the CG of the load, यानी कि R। तो ये जो है वो केस कब मतलब फॉर्म होगा कि जब आपका जो मतलब जो ए है व्हील लोड ए, वो स्पान सी पे आ जाएगा। ओके, तब वो सेंटर में आ जाएगा, तो उसका मतलब जो होगा वो मतलब CG और R से कोइंसाइड हो जाएगा। नाउ एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गैंट्री गर्डर इज इक्वल टू 1.6 किलो न्यूटन पर मीटर एंड वेट ऑफ रेल सेक्शन इज इक्वल टू 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर।
Therefore total W is equal to 1.9 kilonewton per meter. फैक्टर यूडीएल करते हैं तो वो 2.85 किलोमीटर पर मीटर हो जाता है. नाउ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द टू व्हील लोड्स. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट ए. ओके, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो ए के पास अकर होगी. सो टेकिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू आर बी इंटू 7.5 is equal to 300.75 multiplied by 2.875 in the bracket 300.75 multiplied by 6.375 plus 2.85 इंटू 7.5 इंटू 7.2. तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे टेकिंग मोमेंट एट ए लिया है. ए के ऊपर मोमेंट जो है टोटल निकाल ली, तो टोटल आर बी हो गया मेरा 381.69 किलोमीटर. तो आर जो बाकी बच गया वो होगा यानी कि टोटल लोड माइनस आर बी. तो अब यहाँ पे मेरा टोटल लोड जो है वो कुछ इस तरह से है 300 2 एंड 75 माइनस 381 विच मीन्स 265 किलोमीटर. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट ए. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो ए के ऊपर अकर होती है. एल एच एस एम ए. अब देखो इसीलिए यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस किया, तो एम ए इज इक्वल टू आर ए इंटू 2.875 माइनस 2.85 मल्टीप्लाइड बाई 2.875 स्क्वायर बाई 2. तो ये सारा करेंगे हम तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा. एम यू का कितना आंसर आएगा? ओके, तो आर बी का आंसर आया मेरा 381.61 एंड आर ए का आंसर आएगा टोटल 241.265. ओके, तो टोटल यहाँ पे एम ए मैंने निकाल लिया 681.85 किलोमीटर एंड विच इज़ इक्वल टू एम जेड. एंड आर एच एस एम बी इज इक्वल टू 381.69 मल्टीप्लाई बाई 1.125 माइनस 2.85 मल्टीप्लाई बाई 1.125 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 which is equal to 427.50 किलोन्यूटन पर किलोमीटर इंटू मीटर. ओके, तो देखो यहाँ पे देखो एल एच एस एंड आर एच एस जो है वो दोनों से मैच नहीं करते हैं, यानी कि जो दोनों वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है एम ए एन एम बी की. ओके, तो दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने रख दी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बना लिया. बहुत ही इजी है. व्हील लोड के नीचे ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज जो है पुट करके कर्व बना लेना है. ओके, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया. आर ए इज इक्वल टू 241.265 एंड आर एट स्मॉल ए 681.85 एंड आर स्मॉल बी इज इक्वल टू 427.50 किलोमीटर पर मीटर. ओके, तो आर एन आर बी जो है वो उसकी मदद से आप जो है वो बेंडिंग मोमेंट फाइंड इजीली कर सकते हो. नाउ योर थर्ड स्टेप इज़ मैक्सिमम शियर फोर्स इन द गैंट्री गर्डर. शियर फोर्स में जो मैक्सिमम फोर्स होता है वो शियर फोर्स जो मैक्सिमम होता है तो वो गैंट्री गर्डर में होता है. तो हमें वो फाइंड करना पड़ता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा इन वर्टिकल प्लेन. मैक्सिमम शियर फोर्स एट ए विल बी अकर when one of the wheel of load is at A on the other column. ओके, तो मैक्सिमम शियर फोर्स के किस्से में आपका व्हील लोड जब क्या होगा कि एक व्हील लोड जो है वो एक साइड के सपोर्ट पे होगा. ओके, ऑन द कॉलम होगा. तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसी कंडीशन बना ली 300.75 ए पॉइंट पे 3.5 मीटर का गैप और वहाँ पे 300.75 यहाँ पे 75 5 एंड 2.85 किलोमीटर पर मीटर. ओके, तो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स इन गैंट्री गर्डर. मैक्सिमम शियर फोर्स में गैंट्री गर्डर को अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप ऐसे जो है वो एक सिंगल कॉलम से अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स. ओके, नाउ टेकिंग मोमेंट एट बी. तो उसके बाद मैंने आर ए निकाल लिया. अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि कैसे जो है वो सिंप्लीफिकेशन होता है इक्वेशन का. तो जो कि आर ए होगी वो हो जाएगा 471.83 किलोमीटर एंड मैक्सिमम शियर फोर्स विल बी 471.83
ओके। नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि सर्ज लोड ट्रांसवर्स टू रेल, सर्ज लोड जो है वो कितना होगा वो तय कर ले रहे हैं। टोटल सर्ज लोड इज इक्वल टू 10% ऑफ हुक लोड प्लस क्रैब लोड। अब हुक लोड में हमारे पास 200 है एंड क्रैब लोड में 400 है, और जो आपका 10% है वो 0.10 यानी कि टोटल कुल मिला के 24 किलोमीटर। ओके, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय जो आता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसवर्स टू द रेल वो आपका आएगा 24 किलोमीटर। बट देखो यहाँ पे ये जो लोड जो है वो सेड बाय 4 व्हील्स है, यानी कि 4 व्हील्स जो है उसे मतलब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सर्ज लोड पर व्हील जो होगा वो 24/4 होगा, यानी कि 6 किलो न्यूटन। देयरफॉर फैक्टर्ड सर्ज लोड ऑन ईच लोड इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सर्ज लोड, अब देखो हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट आएगी जो सर्ज लोड के लिए, वो हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट my एंड बाय नाउ बाय प्रोपोर्शन, यानी कि जो हम इंटरपोलेशन करते हैं वो कि 300.75 है तो मोमेंट इतना है, तो 9 किलो न्यूटन के डिफरेंस पे कितना होगा। तो ऐसा करके हम जो है वो my की वैल्यू ले आए 681.85 इंटू 9/300, दैट मीन्स my इज इक्वल टू 20.40 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो my की फाइनली वैल्यू जो है वो अब जाके मेरी 20.40 किलो न्यूटन। नाउ लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हॉरिजॉन्टल ब्रेकिंग फोर्स, हमें जो फाइंड करना है वो लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकिंग फोर्स। तो उसके लिए सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हॉरिजॉन्टल ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा वो हम देखेंगे ये सेशन में। तो हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सर्ज लोड जो होगा वो बाय प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे कि 300.75 किलो न्यूटन पे जो मूवमेंट है वो 685 है, तो 9 किलो न्यूटन पे कितनी होगी। तो उसका आंसर हमने निकाला my इज इक्वल टू 20.40 किलो न्यूटन। ओके, तो my जो मेरा हो गया 20.40। नाउ लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हॉरिजॉन्टल ब्रेकिंग फोर्स, दिस फोर्स एक्टिंग along the rail ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू 50% ऑफ द स्टैटिक व्हील लोड ऑन वन गैंट्री देयर आर 2 व्हील्स। ओके, यानी एक गैंट्री में 2 व्हील्स होते थे, तो 5% को 2 इंटू 160.40 करें और 5% को 0.05 बना देते हैं, तो टोटल ब्रेकिंग फोर्स जो मेरा हो जाएगा वो 16.04 किलो न्यूटन का हो जाएगा। एंड फैक्टर्ड ब्रेकिंग लोड जो हो जाएगा वो 1.5 इंटू 16.4 यानी कि 24.06 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो फैक्टर्ड ब्रेकिंग लोड एंड ब्रेकिंग फोर्स जो है वो मिल गया मेरा। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 4 आता है। तो स्टेप नंबर 4 में सेक्शन सिलेक्शन गैंट्री गर्डर के लिए किया जाता है। तो उसके लिए इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ गर्डर जो है वो L/12 रहना चाहिए। तो L जो है वो मेरा 7500/12 है, विच मीन 625 मिलीमीटर। एंड चूज टोटल डेप्थ ऑफ गर्डर इज इक्वल टू 600 mm, राउंड फिगर में मैंने 600 mm ले लिया। विड्थ ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू L/14 अप टू L/13, तो 187.5 to 250 मीट। ZP रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.4, ZP रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.4 इंटू MU इंटू FY। तो M जो है वो 681.85 इंटू 10⁶ एंड FY जो है 250, टोटल हो गए 3820 सेंटीमीटर रेज़ टू क्यूब। ओके, सिलेक्ट ISMB। अब देखो इसके बेस के ऊपर यानी कि ZP एंड विड्थ ऑफ फ्लैंज है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक आई सेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ISMB ओके ISMB जो है वो बेटर रहेगा क्योंकि वो एग्जांपल में दिया हुआ है। ISMB 600 विथ अ चैनल ISMC 300। ओके, यानी कि 600 का बीम एंड 300 की चैनल, वो दोनों एक साथ में ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड बिलो फ्रॉम IS 800 2007 एंड हैंडबुक। ओके, तो इसके हिसाब से जो मैंने सेक्शन निकाला ISMB 600
1.23 kilonewton per meter, and ISMC 300 at 0.358 kilonewton per meter। तो ये दोनों चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज सारी लिख दी मैंने। उसका ZP, TF, TW, BF, R, TZZ, अरे IZZ, NIYY, और सेम किस्से में जो है वो सामने भी हमने यही चीज़ें जो है वो निकाल दी है। ओके, तो अब आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ऐसे आपका बीम है, ऐसे आपका चैनल सेक्शन है। ओके, और इसके बीच में ही हमें काम करना है अगर अच्छे से करना है। ओके, तो ये जो होता ये देखो यहाँ पे जो आई सेक्शन है उसके ऊपर एक प्लेट लगाई हुई है जिसकी टोटल मतलब जो विड्थ है 300 है, और जो अंदर की जो वेल्ड साइज़ है जो 210 mm की है। CYY यहाँ पे 23.6 है। ISMC 300 के डिस्क है, एंड अगेन F इज़ 364.21 मिलीमीटर। ओके, तो ये है सेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर। तो ऐसा सेक्शन जो है वो आपको डिज़ाइन के पहले तैयार करना रहता है। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टेप नंबर 4 यानी कि 5 से आगे। और ओके, तो आज के लिए यहाँ तक स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।